हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री हब। आज हम यहाँ पे तुगलक वंश के कुछ एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यूज़ करेंगे। और हमने अपना तुगलक वंश का जो इतिहास अभी तक सल्तनत कालीन इतिहास की जो हम श्रृंखला चला रहे हैं उसमें हमने इसको ख़त्म कर दिया है। और यदि आपने मेरे पुराने लेक्चर ना देखे हों तो आप वो लेक्चर देख लीजिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आज जो हम पीवाईक्यूज़ करेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं नेट के एग्ज़ाम में या यूपीएससी में, वो सब हमने किस तरह से कवर कर लिए हैं। और इन क्वेश्चंस में जितना भी कुछ पूछा गया है वो हमने अपने लेक्चर में पूरी तरह से उसको कवर कर लिया है। और ये आपको एमसीक्यूज़ बहुत अच्छे समझ में आएंगे यदि आप वो लेक्चर हमारे देख लें। तो मैं सिद्धांत मिश्रा, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ हिस्ट्री में। चलिए हम अपना शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारा प्रथम प्रश्न है, गियासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में ये कुछ 4 कथन दिए गए हैं और इसमें से हमको गलत चुनना है। पहला कथन है कि गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने कृषि के महत्व को समझा। दूसरा है, सिंचाई और कृषि के लिए नहर बनवाने वाला भी ये प्रथम सुल्तान है। और खुसरो कहता है कि वो अपने मुकुट के नीचे 100 पंडितों का सर रखता था और ये बंगाल विजित नहीं कर सका। तो जैसा कि ये मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि कृषि का किस तरह से वो महत्व समझ रहा है, और ये प्रथम सुल्तान है जिसने नहरें बनवाई और किस तरह से वो कृषि के लिए नहरों की सिंचाई से शुरू करवाता है। और खुसरो उसके बारे में बोलता है कि वो मुकुट के नीचे 100 पंडितों का सर रखता था, ये भी एक सही कथन है। और बंगाल विजित नहीं कर सका, ये गलत है, क्योंकि जब बंगाल के अभियान के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि वहाँ पे किस तरह से बलबन के जो उत्तराधिकारी हैं उनके बीच एक युद्ध चल रहा है और गियासुद्दीन बहादुर उसमें जीत जाता है। और जो दूसरा उसका पौत्र है बलबन का, वो दिल्ली से सहायता मांगता है जिसका नाम है नासिरुद्दीन। तो जब वो दिल्ली से सहायता मांगता है तो गियासुद्दीन तुगलक जो है किस तरह से वहाँ पे दिल्ली में एक काउंसिल ऑफ रीजेंसी, मतलब एक तरह की जो एक सभा है उसको गठित करके और जाता है बंगाल के अभियान में, और बंगाल पे वो विजय प्राप्त करता है। और वहाँ पे जो गियासुद्दीन बहादुर है उसको बंदी बना के ले आता है। और जो नासिरुद्दीन और गियासुद्दीन तुगलक है, इनका एक संयुक्त शासन वहाँ पे स्थापित होता है बंगाल में, जिसका हमको प्रमाण मिलता है कि कुछ सिक्के ऐसे मिले हैं जिसमें दोनों सुल्तानों के नाम एक साथ पाए गए हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 4, क्योंकि ये जो है ये गलत है। अब ये दूसरा प्रश्न है, ये नेट के एग्जाम में जून 2012 में पूछा गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं? ये 4 कथन दिए हैं, इसमें से हमको बताना है कौन से कथन जो है वो असत्य हैं। पहला कथन है, बलबन की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र बुगरा खान ने लखनौती में सार्वभौम सत्ता धारण की। तो ये एकदम सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सत्ता को बंगाल तक विस्तृत किया। अब हमने जब अलाउद्दीन खिलजी के अभियान पढ़े थे, उसके उत्तर के अभियान और दक्षिण के अभियान पढ़े थे, तो हमने कहीं पे भी उसकी बंगाल के बारे में जो ऐसा कुछ हमने सूचना ऐसी नहीं पढ़ी कि उसने बंगाल पे कभी आक्रमण किया हो। तो ये हमारा कथन गलत हो जाता है, क्योंकि उसका जो शासन था वो बंगाल तक विस्तृत नहीं था। सन 1324 में गियासुद्दीन तुगलक ने बंगाल का दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया। तो ये एकदम सही कथन है। गियासुद्दीन तुगलक, जैसे मैंने अपने पिछले प्रश्न में ही देखा था कि किस तरह से बंगाल को वो विजित करता है, तो ये एकदम सही कथन हो गया। उसके बाद चौथा कथन है, शमसुद्दीन इलियास शाह के शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर 2 बार आक्रमण किया। तो बंगाल पे फिरोज शाह तुगलक ने 2 बार आक्रमण किया, ये बात सत्य है एकदम। ये आधा जो कथन है सच है, लेकिन इसका जो पहला पार्ट है कि शमसुद्दीन इलियास शाह के समय, तो शमसुद्दीन इलियास शाह के समय में उसने दोनों बार नहीं किया है। पहली बार उसने जब आक्रमण किया उस समय शमसुद्दीन इलियास शाह था शासक, जिसका असल नाम है हाजी इलियास। और जब उसने दोबारा उस पर आक्रमण किया तो उस समय उसका पुत्र सिकंदर शाह वहाँ पे शासन कर रहा था। तो ये कथन हमारा गलत हो जाता है इस तरह से। तो हमारे 2 और 4 कथन गलत हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। 2 और 4 कथन ये गलत हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित दिल्ली, अब ये जो 4 नाम दिए हुए हैं, जहांपना, सिरी, तुगलकाबाद और खिदराबाद, ये दिल्ली के निम्नलिखित नगर हैं और इनको हमें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, जिस समय के अनुसार ये बताए गए। तो यदि आप याद करें तो इसको याद करने का अच्छा तरीका ये है कि हमको अगर ये पता है कि कौन सी दिल्ली किस सुल्तान ने बनाई, और हमको जाहिर सी बात है कि सुल्तानों का क्रम तो याद रहेगा ही, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो सिरी को जो बनाया था वो था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसको सिरी को बनाया
अलाउद्दीन खिलजी, जहाँपना तुगलकाबाद और खिदराबाद। तुगलकाबाद बसाई गियासुद्दीन तुगलक ने, जिसको श्राप दिया था निज़ामुद्दीन औलिया ने, हमने इसके बारे में चर्चा की थी। जहाँपना जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाना शुरू किया था, जिसको उसने कंप्लीट नहीं किया, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जहाँपना बताई गई। खिदराबाद के बारे में हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। खिदर खां बनाएगा इसको, सैयद वंश की जब स्थापना हो जाएगी तो ये हो गया खिदराबाद, खिदर खां, मतलब ये सबसे आखिरी में आएगा। तो इसमें अगर हम ऑप्शन देखें तो हमको ए और बी ऑप्शन ऐसे दिखते हैं, ए और डी ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें खिदराबाद सबसे आखिरी में है और सिरी सबसे पहले है। तो सिरी से शुरू होगा क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी इसमें सबसे पहले आता है। सिरी के बाद फिर गियासुद्दीन तुगलक का तुगलकाबाद आ जाएगा, यानी कि 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर मोहम्मद बिन तुगलक का जहाँपना यानी कि 1, उसके बाद 4, और इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, 2, 3, 1, 4। तो ये नेट के दिसंबर 2012 में ये प्रश्न आया था। चौथा प्रश्न है, मुल्तान की मस्जिद के लेख के अनुसार किसने मंगोलों के विरुद्ध 29 बार विजय प्राप्त की थी? अब जब इब्न बतूता आता है, मैंने बात की थी, इब्न बतूता ने मुल्तान में एक मस्जिद में एक लेख पढ़ा है जो कि अरबी भाषा में है। तो अरेबिक लैंग्वेज में उसने एक लेख पढ़ा और उस लेख में लिखा था कि गाजी मलिक, यानी कि गियासुद्दीन तुगलक की बात कर रहा है ये, इसका पहले नाम है गाजी मलिक और ये गाजी अपने नाम के आगे जोड़ता है। तो गाजी मलिक के बारे में इब्न बतूता हमको ये सूचना देता है कि उसने 29 बार मंगोलों पे विजय प्राप्त करी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गाजी मलिक। 5वां प्रश्न है, प्रथम सुल्तान जिसने नाम के आगे गाजी लगाया। तो हमने अपने पिछले ही प्रश्न में ये देखा था, ऑप्शन में है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो गियासुद्दीन तुगलक ने अपने नाम के आगे सबसे पहले गाजी लगाया है और ये दिल्ली का ऐसा प्रथम सुल्तान है जिसने अपने नाम के आगे गाजी लगाया है। अगर हम सुल्तान की बात करें तो और भी सुल्तान होते हैं, जैसे हम मोहम्मद गौरी और मोहम्मद महमूद गजनवी की बात कर सकते हैं, उन्होंने भी गाजी लगाया था, लेकिन वो दिल्ली के सुल्तान नहीं थे। तो दिल्ली के प्रथम सुल्तानों में से गियासुद्दीन तुगलक है जिसने अपने नाम के आगे गाजी लगाया था। और गाजी क्यों लगाया था, जब मैंने आपको बताया था कि किस तरह से खिलजी वंश का जब अंत होता है तो खुसरो शाह जो अंतिम शासक है और वो एक कन्वर्टेड मुस्लिम है, और उस समय किस तरह से नारा दिया गया था कि इस्लाम खतरे में है, और जब इस खुसरो शाह के विरुद्ध लड़ाई लड़ता है ये और इनको हराता है गियासुद्दीन तुगलक, तो इस तरह से एक धर्म को आड़ पे लेके इस युद्ध को लड़ा गया था। अब ये 6ठा प्रश्न है, ये नेट जुलाई 2018 में पूछा गया था और ये काफ़ी लंबा चौड़ा एक प्रश्न है जिसमें एक कथन है और एक कारण है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं ये। तो इसमें असर्शन और रीज़न आपको दोनों अलग अलग जो कथन है इनको पहले देखना होता है कि कौन सा सही है। तो यदि ये दोनों ही आपको सही लगते हैं तो हमको ये जानना होता है कि जो कारण है क्या वो कथन को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है, क्या उसको एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब क्या उसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं। तो वो हम जानने के लिए मैंने आपको बताया है पहले भी कि इन दोनों के बीच में यदि हम लगाएं बिकॉज या क्योंकि अगर लिखें और हम देखें कि ये जो हमारा बिकॉज लगा है या जो क्योंकि लगा है अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब ए और आर दोनों सही होंगे और आर जो है वो ए की व्याख्या करेगा। अब हम इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। कथन कह रहा है, बर्नी लिखता है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक इस प्रकार कहता था जैसे कि मैं निम्न कुल से उत्पन्न लोगों से मूर्तियों से भी अधिक घृणा करता हूँ, फिर भी मैंने मतलब बर्नी ने उसे निम्न कुल में उत्पन्न एक संगीतकार के पुत्र नजबा को इस हद तक बढ़ावा देते हुए देखा है कि वह बहुत सारे मलिकों से ज़्यादा ऊंचे पद पर पहुंच गया। गुजरात, मुल्तान और बदायूं उसके नियंत्रण में दिए गए। यह आश्चर्यजनक है कि उसने निम्न कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति को ऊंचे पद पर व्यापक भूभाग और बड़े सूबों का प्रशासन किस प्रकार दिया। तो ये बर्नी कह रहा है और ये बर्नी का कथन एकदम सही है। बर्नी ने इस बात की पुष्टि की है कि किस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो निम्न कुल के लोगों को ऊंचे पदों पे नियुक्त किया करता था।
अब कारण जो बता रहा हूँ ये है कि सुल्तान का यह मानना था कि योग्यता के आधार पर पदों पर नियुक्ति होनी चाहिए। प्रशासन में जन्म को लेकर जो भी विचार प्रचलित हों उन्हें उसने खत्म किया और निम्न कुल में उत्पन्न लोगों को प्रशासन में ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। तो ये भी एकदम सही है, सुल्तान की ऐसी धारणा थी कि जो नियुक्ति होगी वो योग्यता के आधार पे होगी, ना कि जन्म के आधार पे। तो यदि हम देखें तो जो पहला हमारा कथन है उसको एक कारण एक तरह से उसकी व्याख्या कर रहा है, क्योंकि पहला कथन बता रहा है कि बर्नी ऐसा बोलता है कि सुल्तान ने निम्न कुल के लोगों को ऊंचे पदों पे नियुक्त किया, और कारण में ये बता रहा है कि सुल्तान की ऐसा मानना था कि जो नियुक्ति होगी पदों पे वो योग्यता के आधार पे होगी, ना कि जन्म के आधार पे। तो अगर हम दोनों के बीच में क्योंकि लगाएं तो हमको ऐसे कुछ समझ में आता है प्रश्न कि बर्नी कहता है कि सुल्तान ने निम्न कुल के लोगों को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया क्योंकि सुल्तान का ऐसा मानना था कि नियुक्ति योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। तो ये एकदम क्योंकि एकदम फिट बैठ रहा है यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब ये जुलाई 2018 में पूछा गया प्रश्न है, असर्शन रीजन का दूसरा, मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर ही। असर्शन कहता है मोहम्मद तुगलक के दक्कन प्रयोग से दक्षिण में तेजी से सांस्कृतिक बदलाव हुआ। दिल्ली से दौलताबाद तक अब यह एक दुनिया थी। जब उसकी सेनाएं दौलताबाद से मुल्तान की ओर तथा बंगाल से गुजरात की ओर बढ़ रही थीं, सूफी विद्वान, व्यापारी, कवि और प्रशासनिक अधिकारी भी इन दूरियों को मिटा रहे थे। तो ये पहला असर्शन है। ये हमारा जो इसने राजधानी परिवर्तन किया था, राजधानी स्थानांतरित की थी दिल्ली से दौलताबाद, उसके ऊपर ये प्रश्न है। और ये असर्शन कुछ इस तरह से बोल रहा है कि जब उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करी तो उस समय बहुत सारे सांस्कृतिक बदलाव हुए, और दिल्ली से जो सांस्कृतिक जो छवियाँ थीं, जो सूफी विद्वान थे, वो सारे के सारे जो है वो दौलताबाद जा रहे थे, और इस तरह से ये दौलताबाद और दिल्ली की दूरियों को मिटा रहे थे। और जो कारण है वो ये बता रहा है, भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक एकता को हासिल करना सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की आकांक्षा थी। वह राजनीतिक के साथ साथ बौद्धिक अवरोधों को खत्म करने के लिए व्यग्र था, जिन्होंने उत्तर को दक्षिण से अलग कर रखा था। तो कारण जो है वो ये बता रहा है कि ऐसा सुल्तान की ऐसा मानना था कि जो उत्तर और दक्षिण के बीच में जो दूरियां हैं वो केवल राजनीतिक नहीं, वो बौद्धिक भी हैं, और वो राजनीतिक के साथ साथ बौद्धिक दूरियों को भी खत्म करना चाहता था। तो अब हम इसको फिर से अगर पढ़ें तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं या नहीं। तो हमने जब आपको बताया था कि किस तरह से उसने राजधानी स्थानांतरित की थी, तो किस तरह से विद्वानों को भी वहाँ से ले गया था, और किस तरह से सूफ़ी भी गए थे वहाँ से, और फिर वो वापस सूफ़ी दिल्ली भी नहीं आते हैं और वहीं पे दौलताबाद में बस जाते हैं, और वहाँ पे एक अलग ही सांस्कृतिक जीवन का एक उद्भव होता है। तो ये असर्शन हमारा एकदम सही है। इसके बाद कारण अगर देखें तो सुल्तान की सही में ऐसा मानना था कि राजनीतिक और बौद्धिक अवरोध हैं उत्तर और दक्षिण के बीच में, और उसको ये ख़त्म भी करना चाहता था। तो ये भी सही है। और अब हम इसके दोनों के बीच में क्योंकि लगा के देखते हैं कि किस तरह से फिट होता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो अपनी राजधानी परिवर्तित करी दिल्ली से दौलताबाद, तो वह अब एक दुनिया हो गई थी। मतलब ये कहना चाह रहा है कि वो दोनों ही एक दुनिया हो गई थी, और दौलताबाद से लेके मुल्तान और बंगाल से गुजरात की ओर जो भी सेनाएं बढ़ रही थी उसमें सूफी और विद्वान, व्यापारी सभी थे, और वो इन दूरियों को मिटा रहे थे क्योंकि भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक एकता को हासिल करना सुल्तान मोहम्मद तुगलक की आकांक्षा थी, पहला। दूसरा, वो ये दूरियां मिटा रहे थे क्योंकि सुल्तान राजनीतिक के साथ साथ बौद्धिक अवरोधों को भी खत्म करने के लिए इच्छुक था। तो जाहिर सी बात है, अगर राजनीतिक के साथ साथ बौद्धिक दूरियां खत्म करना है तो मतलब सूफी और विद्वान जा रहे हैं, कवि जा रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी जा रहे हैं, इसलिए बौद्धिक और राजनीतिक दोनों ही दूरियां खत्म हो रही हैं। तो ये क्योंकि एकदम फिट हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 8 हम देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें ये विभाग दिए हुए हैं चारों, और इन विभागों का क्या क्या काम है वो हमको दाहिनी तरफ दिया हुआ है। पहला विभाग है दीवाने इश्तिहाक पेंशन विभाग, दीवाने बंदगान दास विभाग, दीवाने इंशा पत्राचार विभाग,
दीवान शिफा विवाह विभाग। अब इसमें से हम देखें तो दीवान इश्तिहाक इसको फ़िरोज़ शाह तुगलक ने स्थापित किया था, और ये पेंशन के लिए इसने स्थापित किया था। जो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, जो महिलाएं हैं, विधवा हैं, उनके लिए पेंशन विभाग इसने स्थापित किया था। दीवान बंदगान ये भी इसने फ़िरोज़ शाह तुगलक ने ही स्थापित किया है, और इसको दासों का बहुत चाव था। जैसे मैंने आपको बताया था, इसके बाद 1,80,000 दास थे, उसमें से 12,000 दासों को इसने शिल्प के कार्य में लगाया था, कारखानों में। तो ये दीवान बंदगान दास विभाग है। दीवान इंशा पत्राचार विभाग ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में शुरू हुआ है, और ये पत्राचार विभाग मतलब जितने भी शाही पत्र होते थे, करस्पॉन्डेंस, लेटर करस्पॉन्डेंस आप बोल सकते हैं, किसी दूसरी रियासत से या कहीं के लिए, और या जो शाही फरमान है उनको किस तरह से लिपिबद्ध करना है, वो दीवान इंशा का काम था। दीवान शिफा विवाह विभाग ये गलत है, क्योंकि दीवान शिफा जो है ये एक सरकारी अस्पताल है, या इसको आप कह सकते हैं कि जो औषधालय है, जहाँ पे मुफ्त में दवाइयाँ दी जाती हैं। तो एक तरह से आप क्लिनिक बोल सकते हैं, इसको फ्री क्लिनिक बोल सकते हैं, या जहाँ पे मेडिसिन फ्री दी जाती हैं, वो है दीवान शिफा। ये विवाह विभाग नहीं है। विवाह विभाग जो है वो अलग से कुछ नहीं बनाया था, वो दीवान इश्तिहाक के ही नीचे दिया हुआ था। मतलब पेंशन जो विभाग है वहीं पे एक विवाह विभाग इसने बनाया था, जहाँ पे जितनी भी युवतियाँ हैं मुस्लिम, जिनके माता पिता उनकी शादी नहीं करा सकते, खर्च नहीं उठा सकते, तो उसका खर्चा वो जो विभाग है वो उठाता था। तो ये हमारा चौथा वाला आंसर हो जाएगा, इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही, क्योंकि ये गलत मैच किया हुआ है। अब ये जुलाई 2018 में एक और क्वेश्चन आया है। दिल्ली शहर, ये कथन दिया हुआ है, इब्न बतूता ने ऐसा एक कुछ कथन दिया है, और ये हमें बताना है कि ये किस सुल्तान की चर्चा कर रहा है। तो इब्न बतूता कहता है दिल्ली शहर 4 नगरों से मिलकर बना है। दिल्ली शहर 4 नगरों से मिलकर बना है, चौथा नगर जहांपना है। इसके संस्थापक की इच्छा थी कि इन चारों नगरों को एक ही दीवार से जोड़ दिया जाए, लेकिन इसके कुछ अंशों के निर्माण के बाद ही उसने अपना इरादा छोड़ दिया। तो ये इब्न बतूता किस सुल्तान के बारे में बात कर रहा है? ऑप्शन में दिया है अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। अब ये जहांपना की बात कर रहा है, आपको यहीं से आइडिया लग जाएगा कि जहांपना किसने बसाया था। जहांपना मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था, और मोहम्मद बिन तुगलक इसको कंप्लीट नहीं करा पाता। आगे चल के फिरोज शाह तुगलक इसको पूर्ण कराता है, और फिरोज शाह तुगलक ने जो ये जहांपना पूर्ण कराया, ये इसने अपनी जो बायोग्राफी है फुतूह फिरोज शाही में इसने इसको वर्णित किया है कि इसने क्या क्या इसकी मरम्मत कराई, कौन कौन सी इमारतों की और कौन कौन से नगरों की इसने मरम्मत कराई। ये फिरोज शाह तुगलक ने अपनी जीवनी में लिखा हुआ है। तो ये किस सुल्तान की बात कर रहा है? तो ये सुल्तान की बात कर रहा है मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने 4 दिल्ली के जो नगर अभी तक बसे थे, सिरी और जितने तुगलकाबाद वगैरह, उन सबको एक दीवार से जोड़ने का प्रयत्न किया था, लेकिन इसके निर्माण के कुछ अंश के बाद ही उसने अपना इरादा छोड़ दिया। प्रश्न नंबर 10 है, इनमें से फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में गलत को चुनें। ये 4 कथन दिए हुए हैं। पहला, वो बंगाल को नहीं जीत पाया। दूसरा, फिरोज ने ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट किया। तीसरा, नगरकोट का अभियान उसका सबसे सफल सैन्य अभियान था। और चौथा, बर्नी के अनुसार सिंध का अभियान फिरोज का सबसे कुव्यवस्थित अभियान था। तो पहला, वो बंगाल को नहीं जीत पाया, सही है, क्योंकि उसने 2 उस पर आक्रमण किए और दोनों ही बार वो बिना उसको जीते धन संपदा लेके वापस आ जाता है, शमसुद्दीन इलियास के समय और फिर दूसरा सिकंदर शाह के समय। फिरोज ने ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट किया, ये सही बात है। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको नष्ट नहीं किया था, और फिरोज शाह तुगलक ने उसको नष्ट कर दिया, और वहाँ से बहुत सारी संस्कृत के जो ग्रंथ है वो लेके आता है और यहाँ पे उसका फारसी में अनुवाद कराता है। हालांकि एक अनुवाद विभाग भी खोलता है, और उन ग्रंथों को अनुवाद करा के उनका नाम रखता है दलियात फिरोज शाही। और नगरकोट अभियान इसका सबसे सफल सैन्य अभियान था, क्योंकि यहाँ पे इसको बहुत आसानी से जीत प्राप्त होती है और बहुत सारी धन संपदा के साथ साथ ये सांस्कृतिक ऐश्वर्य की भी चीज़ें लेके आता है। बर्नी के अनुसार सिंध का अभियान फिरोज का सबसे कुव्यवस्थित अभियान था, ये गलत है। और ये गलत इसलिए नहीं है कि इसका कुव्यवस्थित अभियान था या नहीं, मगर ये जो
सूचना है ये हमें बरनी नहीं देता, ये सूचना हमको देता है अफीफ। तो जो इसका सिंध का अभियान था वो सबसे कुव्यवस्थित था। वहाँ पे इसकी सेना को किस तरह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं और ये जान बचा के बड़ी मुश्किल से अहमदाबाद तक भागता है और दोबारा फिर वहाँ पे जाता है अभियान करने। तो इसका सबसे कुव्यवस्थित अभियान था और इस बात की सूचना हमको अफीफ देता है, बरनी नहीं देता। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये गलत है। जुलाई 2018 में एक और क्वेश्चन पूछा गया है मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो एनटीए नेट वालों का एक फेवरेट टॉपिक है, बहुत बड़ा। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न निकल के आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक से, न केवल एनटीए नेट बल्कि यूपीएससी में भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं इसकी जो नीतियाँ हैं उसको लेके मेंस वगैरह में। तो अभी हम आगे चल के इसके प्री के भी क्वेश्चन देखेंगे कुछ। इसमें प्रश्न है सुल्तान मोहम्मद तुगलक के जैन संप्रदाय के प्रति व्यवहार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं। अब जैन संप्रदाय पूछा है, हो सकता है आपसे हिंदू भी पूछ ले कि किस तरह से वो होली खेलता था और त्यौहार मनाता था ये सब। तो जैन संप्रदाय के प्रति उसके 4 ये कथन दिए, उसमें से पूछा हमसे सही कौन कौन से हैं। पहला कथन है मोहम्मद तुगलक के राजशेखर और जिन प्रभु सूरी जैसे जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध थे जिन्हें उसका संरक्षण प्राप्त था। तो ये एकदम सही कथन है, बिल्कुल। इसके दरबार में थे ये दोनों, जिन प्रभु सूरी और राजशेखर, और जिन प्रभु सूरी से ये आधी रात तक धार्मिक उस पर चर्चा किया करता था। दूसरा है सुल्तान ने जिन प्रभु सूरी को अन्य ढेर सारे उपहारों के साथ 1000 गायें दी। तो ये भी एकदम सही है और गोमट का इसने निर्माण कराया था, बहिरागढ़ अभिलेख है इसके ऊपर। इसके बाद तीसरा है अपनी इच्छा के बावजूद वह पलातीन के शत्रुंजय मंदिरों और गिरनार के मंदिरों में नहीं जा पाया। तो ये सेंटेंस गलत है यहाँ पे, क्योंकि ये गिरनार के गिरनार जो गुजरात में है जूनागढ़ में, वहाँ के मंदिरों का ये भ्रमण करता है और ऐसा करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान भी है जो माउंट गिरनार जाता है। माउंट आबू के पास भी जो मंदिर है वहाँ पे भी जाता है, शत्रुंजय मंदिर, इन सबकी ये जितनी है यात्रा करता है। तो ये हमारा गलत है। अभी तक हमको पहला दूसरा सही मिला, तीसरा गलत है। और चौथा है एक नई बस्ती उपाश्रय मुनियों के लिए आराम गृह के निर्माण के लिए राजकीय मुहर के साथ उसने एक फरमान भी जारी किया। तो ये भी एक सही है, इसने ऐसा एक फरमान जारी किया था जहाँ पे बस्ती उपाश्रय यानी कि मुनियों के लिए आराम गृह के निर्माण किया जाए। तो इस तरह से हमारा 1, 2 और 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है, 1, 2 और 4। 12वां प्रश्न है कौन सा कथन गलत है। यहाँ 4 कथन दिए हुए हैं। पहला, वुलजले हेग ने फिरोज की तुलना अगस्तस से की है। तो ये एकदम सही कथन है, वुलजले हेग ने ही इसकी तुलना अगस्तस से की थी और इसकी तुलना करने का जो कारण है वो ये था कि फिरोज ने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन किए हैं, बहुत सारे जो निर्माण के कार्य हैं वो किए हैं, जिसकी वजह से इसकी तुलना अगस्तस, रोम का जो सम्राट था पहले, प्राचीन इतिहास में अगर हम पढ़ें तो रोम का जो सम्राट है अपने निर्माण कार्यों के लिए जाना जाता है, इसलिए इसकी तुलना अगस्तस से की है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपका असर्शन रीजन में भी बन सकता है, कभी असर्शन में डाल देंगे आपको कि वुलजले हेग ने फिरोज की तुलना अगस्तस से की है, और रीजन में पड़ा होगा क्योंकि फिरोज ने बहुत ज़्यादा अधिक निर्माण कार्य किए। तो ये दोनों एकदम सही होंगे और व्याख्या भी करेंगे। तो इस तरह से प्रश्न बन जाते हैं। दूसरा, उसका मुख्य शिल्पकार मलिक गाजी शाहना था, एकदम सही है। तीसरा, उसने कुतुब मीनार, हौज़े शमसी, अलाई दरवाज़ा, जहाँपनाह और तुगलकाबाद की मरम्मत कराई। तो यदि आप इस कथन को थोड़ा सा ध्यान से अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको एकदम से लगेगा कि ये सही है, क्योंकि उसने बहुत सारी इमारतों की मरम्मत कराई थी। लेकिन जैसे ही आपकी निगाह जाएगी तुगलकाबाद, तो आपको ये याद रखना है तुगलकाबाद की मरम्मत कोई नहीं कराता, ये शापित है। इसको निज़ामुद्दीन औलिया ने शाप दिया था और ये उजड़ा पड़ा रहता है पूरे सल्तनत काल में। तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने कुतुब मीनार, हौज़े शमसी की, अलाई दरवाज़ा, जहाँ पर इन सब की मरम्मत कराई, लेकिन तुगलकाबाद की मरम्मत नहीं कराई। चौथा कथन है मरम्मत कराई गई इमारतों और शहरों की सूची सुल्तान ने स्वयं अपनी जीवनी में उल्लेखित की है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, फुतूह फिरोजशाही में उसने इसको उल्लेखित किया हुआ है। 13वां प्रश्न है गियासुद्दीन तुगलक के लिए किस आधुनिक इतिहासकार ने कहा उसने अलाउद्दीन के आदर्शों को नया अर्थ दिया और उनमें क्रूरता की तेज धार को निकाल उन्हें अधिक उपयोगी बनाया। तो अलाउद्दीन खिलजी और यहाँ पे गियासुद्दीन तुगलक की जो है तुलनात्मक अध्ययन हुआ है, और ये
सल्तनत अध्ययन जो किया है वो किया है प्रोफेसर के निज़ामी साहब ने। और जिस तरह से मैंने बताया था आपको जब पढ़ाया था कि अलाउद्दीन खिलजी किस तरह से बहुत ही सख्ती से पेश आता है और बहुत ज़्यादा क्रूरता है उसके जो आदेश हैं उसको जो पालन नहीं कर रहा उसमें, और जो उसने कर की जो नीति बना दी है 1/2 यानी कि 50% जो उसने कर लगा दिया है, और ये किस तरह से बहुत ज़्यादा तेज़ धार थी क्रूरता की, तो उसको कम करता है गियासुद्दीन तुगलक जब उसका शासन आता है। हमने इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की थी गियासुद्दीन तुगलक जब हमने पढ़ाया था। तो यदि आपने वो लेक्चर ना देखा हो तो उस लेक्चर को आप जाके देख सकते हैं, तो आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि के निज़ामी साहब ने ऐसा क्यों बोला है। प्रश्न नंबर 14 ये यूपीएससी में आया है 1999 में। किसकी मृत्यु पे बदायूनी ने कहा राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो ये बदायूनी ने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा था। और जैसा कि आपको याद होगा मोहम्मद बिन तुगलक जब हमने पढ़ा था तो हमने बताया था कि किस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक कहता है कि जितना ही जनता मेरे खिलाफ विद्रोह करेगी मेरे जो दंड हैं उतने ही ज़्यादा सख्त होते जाएंगे। तो एक तरह से परस्पर लड़ाई चल रही है जनता और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो बदायूनी इसी के ऊपर एक तंज कसता है कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। तो ये यूपीएससी में आया प्रश्न है, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। ये जो इसका कथन है ये कि कभी घूम फिर के नेट में भी आ सकता है प्रश्न, या किसी और एग्ज़ाम में भी आ सकता है। अब ये आज का अंतिम प्रश्न है, ये यूपीएससी 2004 में आया है प्री में, तुगलक वंश के ऊपर ही। तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, नासिरुद्दीन महमूद, नुसरत शाह। तो ये जो अंतिम शासक है तुगलक वंश का वो है नासिरुद्दीन महमूद 1398 से लेकर 1412। और इसी के बीच यहाँ पे तैमूर का भी आक्रमण होता है। तैमूर का आक्रमण होता है 1398 से 1399। और हमने अपने पिछले ही लेक्चर में इसके ऊपर बात की थी नासिरुद्दीन महमूद के ऊपर कि किस तरह से गुजरात भाग जाता है जब तैमूर का आक्रमण होता है। और इसका जो वज़ीर है मल्लू इकबाल खां वो किस तरह से करीब करीब 6 साल यानी कि 1395 से लेके मल्लू इकबाल खां जो है वो 1402 तक दिल्ली की जो बागडोर है वो अपने हाथ में रखता है मल्लू इकबाल खां। और जब ये तैमूर चला जाता है उसके बाद ये मल्लू इकबाल खां की ही मदद से वापस दिल्ली आता है। लेकिन दिल्ली में देखता है कि शासन की जो बागडोर है वो तो मल्लू इकबाल खां के हाथ में, तो ये कन्नौज चला जाता है और कन्नौज को अपने आधिपत्य में लेके वहाँ पे शासन करने लगता है। और ये दिल्ली तभी लौट के वापस आता है 1405 में जब मल्लू इकबाल खां की मृत्यु हो जाती है। ये 1402 नहीं है, माफ़ कीजिए 1405 तक है। तो ये 1405 में लौट के वापस आता है जब मल्लू इकबाल खां की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद किस तरह से खिज़र खां जो जिसको तैमूर अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके किया था, और बहलोल लोदी, ये सब किस तरह से हमने देखा था पिछले लेक्चर में, चर्चा की थी इसके ऊपर कि बहलोल लोदी को नियुक्त करता है, अपना फौजदार नियुक्त करता है और खिज़र खां का युद्ध होता है, बहलोल लोदी को परास्त करता है किस तरह से। और खिज़र खां जो है वो अंत में 1414 में अपना सैयद वंश की स्थापना कर देता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। ये पूरा हमने रिवाइज करने का प्रयत्न किया है तुगलक वंश को। हालांकि तुगलक वंश इतना बड़ा है कि इसको 15 प्रश्नों में रिवाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया आपको लग जाएगा कि किस तरह से प्रश्न आते हैं नेट या यूपीएससी या और भी एग्ज़ाम्स में। और जो हम पढ़ाई कर रहे हैं अपनी वो एकदम सही दिशा में जा रही है, क्योंकि हमने जितना भी पढ़ा है उसी में से प्रश्न हमको अभी तक मिल रहे हैं देखने के लिए। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो इन प्रश्नों को करना इतना मुश्किल है नहीं। अब हम अपने अगले जो लेक्चर हैं उसमें सैयद वंश की स्थापना देखेंगे किस तरह से होती है। और सैयद वंश में बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं है, तो हम उसको कोशिश करेंगे कि एक ही सेशन में उसको ख़त्म किया जाए। उसमें 4 ही सुल्तान हैं और बहुत ज़्यादा है भी नहीं उनके लिए पढ़ने के लिए। उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा प्रश्नात्मक सुधार भी नहीं किए। तो ये हमारा आज तक का अभी तक का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें यदि आपको पसंद आया हो, जिससे आपको आगे आने वाले लेक्चर के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हम यहाँ पे एक वंश ख़त्म कर रहे हैं अपना, तुर्की वंश, अंतिम तुर्की वंश है ये, जिसने दिल्ली के सल्तनत पे शासन किया था। धन्यवाद।